वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले यूएन चार्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन चार्टर जो कि टोटल 1100 आर्टिकल्स के साथ बना है, इसके हम अब तक टोटल 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये आपका पीस ऑफ दी पैलेस ऑफ पीस बोला जाता है इसको। कहां पे है ये? हेग में है। HAGUE, हेग कहां पे है? नीदरलैंड में। यानी कि कोर्ट इंटरनेशनल द जस्टिस, ये इसका क्या है? एम्बलम है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेग में है। और इसके प्रोविजन कहां से कहां दिए गए हैं? तो आपका जो चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 ऑफ यूएन चार्टर, उसके आर्टिकल 92 से लेकर के 96 तक के प्रोविजन डील करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। और इसके साथ ही साथ एक 70 आर्टिकल्स का अलग से स्टैट्यूट बनाया गया है, जिसमें 70 आर्टिकल्स और 5 चैप्टर्स दिए गए, जो स्पेशली डील करता है आईसीजे से। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कमिंग वीडियोस के अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। देखिए, आर्टिकल 7 ऑफ यूएन चार्टर क्या बता रहा था कि डिफरेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 9 से 22 जनरल असेंबली, जिसको हम कवर कर चुके हैं, उसके वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। सेम सिक्योरिटी काउंसिल भी हम कर चुके हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 61 से 72, ट्रस्टशिप काउंसिल 86 से 91, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 92 से 96, एंड सेक्रेटरीट 97 से 101। और आज हम डील करेंगे आईसीजे को, और इसके साथ ही साथ पढ़ेंगे एक और स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, जिसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं और 1 से लेकर 70 तक, 1 से 70 तक आर्टिकल्स हैं। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चैप्टर 14 ऑफ यूनियन चार्टर। सबसे पहली चीज आपके जो यहां पे क्वेश्चंस आपसे बनते, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज बिलोंग्स टू हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहां पे है आपका? ये आपका हेग में है, आपने देख लिया। इनका एक प्रेसिडेंट होता है और कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, जजेस का टेन्योर कितना होगा, ठीक है, टोटल 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर्स उनका टेन्योर होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैक्सिमम एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां से बनते हैं, स्पेशली जुडिशरी से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले हम कहां, थोड़ा सा आज हम हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में जाने पे क्या है कि आपका हेग में पहली पीस कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? हेग में। हेग कहां है? नीदरलैंड में, जहां इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हुई थी 1899 में, जब पहली बार ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट की बात की गई। इससे पहले हालांकि इंडिविजुअली 1305 में और 1623 में, बट 2000 इंडिविजुअल थॉट्स की इंटरनेशनल कोर्ट एक होनी चाहिए। और इस फर्स्ट से क्या निकल कर आता है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि समझौते के द्वारा। जब हमने पैसिफिक सेटलमेंट्स की थी का चैप्टर किया था, तो आपने चीजों को समझा था अच्छे से। वहां पे क्या था? मीडिएशन के थ्रू, ठीक है, या डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू। चैप्टर 6 आपने किया था ना, तो आर्टिकल 33 क्या बताता है? नेगोशिएशन के थ्रू, इंक्वायरी के थ्रू, काउंसिलेशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, डिफरेंट नेशंस के उनको डिसाइड करेंगे। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन गया। फिर होती है सेकंड पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस, और वो भी हेग में होती है। उसका कहां पे, कब हुई है सेकंड वाली? 1907 में। इसके बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि क्या आता है? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन के माध्यम से क्या बनाया जाता है? पहली बार जून 1945 में क्या बनती है? परमानेंट कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस। और इसने अपना काम कब स्टार्ट किया था? इसने अपना काम स्टार्ट किया था 13 दिसंबर 1920 को, ठीक है। और इसके साथ ही एक स्टैट्यूट बनाया जाता है ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। अब ये लीग ऑफ नेशन के साथ चलता रहा, लेकिन
जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, तो 1945 में 18 अप्रैल 1946 को ये रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? एग्जिस्टेंस में क्या आ जाता है? आईसीजे आ जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज सेम एज गुड एज द परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट इसका नाम चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि ये लीग ऑफ नेशन से बना था और ये डायरेक्ट यूएन चार्टर के थ्रू यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। ठीक है, अब आपके सामने कुछ फोटोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब कौन है? यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके जोस गुस्टो गुरिरो। जोस गुस्टो गुरिरो कौन थे? ही इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ द योर कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 1946 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1946 में। तो ठीक है, ये तो थे हमारे फर्स्ट। अब मैं कह रहा हूं कि रिसेंट में कौन है? इन 2023 में अभी कौन है? तो भाई अभी है प्रेसिडेंट जॉन ई डोनोगुई, ये यूएसए की है। ठीक है, और इनको 2021 में प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि भी ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट इंटर आईसीजे के, ये होगी रिसेंट। कोई इंडियन बना है? तो बिल्कुल, इंडिया के इकलौते एकमात्र जस्टिस नागेंद्र हैं जो 1973 से 1988 तक प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस रहे हैं किसके? आईसीजे के। ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, जस्टिस नागेंद्र सिंह। उसके बाद बीएन राव। बीएन राव को तो नाम तो आप अच्छे से जानते हैं, ये वहां पे जज रहे हैं। ही इज अ जज, ही इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1952 से 53 तक। आर एस पाठक रहे हैं 1989 से 1991। और बहुत रिसेंट में अगर कोई पूछ ले कि अभी इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी हमारे जज दलवीर भंडारी, जस्टिस दलवीर भंडारी है, जो 27 अप्रैल 2012 से मेंबर है और 2018 में इनको री इलेक्ट किया गया है। री इलेक्ट किया, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड बंदे हैं ये, इनके पास कई सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रह चुके हैं। तो इनके बारे में आपको अगर समय लगे जब एग्जाम के बाद तो जरूर पढ़िएगा, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे, रिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे, फर्स्ट इंडियन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे, एंड द इंडियंस हु बिकम्स द मेंबर्स ऑफ द आईसीजे टिल नाउ, एंड इन करंटली हु इज प्रेजेंटिंग इंडिया। तो आपके जस्टिस दलवीर भंडारी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के यूएन चार्टर के प्रोविजन की। तो 92 से लेकर के 96 आर्टिकल तक इससे डील करता है। और इसके साथ साथ में हमको पढ़ना होगा एक स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। आर्टिकल कितने हैं? 70 आर्टिकल हैं। इसकी पूरी कंपोजिशन सब कुछ है आपका, यही डील करता है। बट दिस इज मेड अंडर द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूएन चार्टर के तहत इसको बनाया गया है। अब देखिए 92 आपको कुछ नहीं बताता। 92 ये कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन का, और ये फंक्शन करेगा इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैट्यूट। ठीक है। 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है कि जितने भी मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, यूएन के जितने मेंबर है, कितने मेंबर है? 193 मेंबर्स हैं अभी, और जब बना था तब कितने थे? 51 कंट्रीज मेंबर थे। ठीक है। यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को आपका इन्फोर्समेंट में आया था यूएन चार्टर। अब 93 ये भी कहता है कि जो भी इसके मेंबर्स है दे आर बाउंड बाय दिस स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर आता है 94 ये कहता है कि भाई जितने भी मेंबर हैं वो इसके जितने डिसीजन देगा ना, उन डिसीजन से उनको बाइंड होंगे। According to Article 94 of UN Charter, every member who is party at the dispute has to pledge to abide by the decision of the court. और मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है कि नहीं भैया हम तो गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खाएंगे, हम झूठ बोलेंगे, कसम नहीं खा रहे हैं, तो उस टाइम अदर पार्टी क्या कर सकती है? उसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले जा सकती है, बिकॉज द डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो कंसेंसस पे लिए जाते हैं, सभी जजों की कंसेंसस पे ही लिए जाते हैं आपके। उसका 95 क्या कहता है? 95 कहता है कि इस चार्टर में कोई भी जो मेंबर है उसको ये प्रिवेंट नहीं करता कि वो किसी दूसरे माध्यम से अपना झगड़ा
ना सुलझाए, हमारे पास ही आओ। मोनोपोली बिल्कुल नहीं है, आप कहीं और जाकर भी अपने झगड़े सुलझा सकते हैं। उसके बाद 96 क्या कहता है? 96 कहता है कि कोई जनरल असेंबली या सिक्योरिटी असेंबली ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या करती हैं? एडवाइजरी ओपिनियन देती हैं। क्या आ गया? एडवाइजरी ओपिनियन। अब ओपिनियन से आपको एक चीज बता दूं कि 3 तरह का यहां पे ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन है, ये ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। 3 तरह का ज्यूरिसडिक्शन यहां पे डील होता है। सबसे पहला बोला जाता है ऑप्शनल। इसको ऑप्शनल भी बोल सकते हो, कंटेंशन भी बोल सकते हो। कंटेंसेस ज्यूरिसडिक्शन, ये 2 नाम है इसके, ठीक है। दूसरा है कंपलसरी, कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा है एडवाइजरी। और एडवाइजरी की बात 96 करता है, और साथ ही साथ एडवाइजरी की बात कौन करता है? जो आपका स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे है, उसमें एक चैप्टर दिया गया पूरा इसके लिए, ठीक है। और 65 आर्टिकल से 68 तक डील करते हैं किसके साथ? आपके एडवाइजरी ओपिनियन के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है कि जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। भाई ऐसी भी तो कंट्री है, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया है, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, और उसका कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा? क्या उनके केस को डील कर सकता है? या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर तो है, यस मेंबर है, लेकिन भाई जजेस कितने हैं? ओनली 15 जजेस हैं। अब 15 जजों में उनके देश का कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में क्या होगा कि जिस देश का जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है लेकिन उसके देश का जज कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ड्यूरिंग हिज डिस्प्यूट वो अपना कोई लीगल एक्सपर्ट वहां पे एज ए जज अपॉइंट कर सकता है, और ये जज तब तक रहेगा जब तक वो डिस्प्यूट डिसाइड नहीं हो जाएगा, और अपना वो लीगल ओपिनियन दे सकता है ड्यूरिंग दैट डिस्प्यूट। बट उस डिस्प्यूट के अलावा और कुछ नहीं करेगा, और जैसे डिस्प्यूट खत्म होगा इसको वहां से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाएगा। तो जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, अभी जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस अभी ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये क्या करते हैं? सभी मेंबर्स को बोलते हैं कि भाई अपने लिस्ट दो आप कि किस किस को आप अपॉइंट करना चाहते हो। ये इलेक्शन से 3 महीने पहले ऐसी लिस्ट दी जाती है, और उसके बाद यहां जज अपॉइंट किए जाते हैं। जजेस का जो ड्यूरेशन होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए? 9 इयर्स के लिए, एंड दे कैन बी री इलेक्टेड। जैसे कि भंडारी साहब हुए हैं, दे कैन बी री इलेक्ट, वो दोबारा से इलेक्ट किया जा सकता है। इनकी सैलरी कहां से मिलेगी? जनरल असेंबली से। कौन देगा सैलरी? जनरल असेंबली देगी, ठीक है। अगर कोई एक्टिंग, मान लीजिए कहीं पे प्रेसिडेंट नहीं और उनकी जगह पे किसी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना पड़ा किसी रीजन से, तो प्रेसिडेंट जो बनेगा तो उसके एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ठीक है जी, आपने कहा कि भाई ये आपका जून 1945 में बना, ठीक है। उसके बाद इसने पहला केस कब लिया अपना? फर्स्ट केस कब हियरिंग कब हुई? तो फर्स्ट केस की हियरिंग हुई थी 22 मई 1947 को, जिस दिन केस का शुभारंभ हुआ वहां पे, ठीक है। और यहां पे जो केस किससे रिलेटेड था, इसको बोला जाता है कोर्फू चैनल केस। कोर्फू चैनल केस बोला जाता है, और ये यूके और अल्बानिया, यूके और अल्बानिया के बीच का डिस्प्यूट था, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? चीजें समझ में आई आपको? अब स्टैट्यूट पे हम बात कर लेते हैं। जो आईसीजे का हम कह रहे हैं स्टैट्यूट है, अभी तक हमने किस पे बात की? यूएन चार्टर पे बात की। 92 से 96 तक के लिए चैप्टर 14 है उसको हम डील कर चुके हैं। लेकिन आईसीजे को समझना है तो आपको जो टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं, आर्टिकल 70 दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इनका हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं इनको बताने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसको यूएन चार्टर के अंडर ही बनाया गया है, और इसके अंदर टोटल चैप्टर्स की मैं बात करूं तो 5 चैप्टर्स हैं,
और टोटल जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स कितने हैं? 70 आर्टिकल्स हैं। अब तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की वहां से क्वेश्चंस क्या बन सकता है भाई? आर्टिकल 1 तो इसका जस्ट एज गुड एज प्रीएम्बल है, लेकिन आर्टिकल 2 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट की बात करेगा, अब यहां पे आपने कहा कि 15 जजेस होंगे, ये बात कहां कही गई है? तो आर्टिकल 3 में की गई है कि 15 मेंबर्स होंगे और किसी भी एक स्टेट से 2 मेंबर्स नहीं होंगे। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने कहा कि 3 मंथ्स बिफोर दी योर इलेक्शन कौन देगा? आर्टिकल 5 में जब इसको आप आगे पढ़ेंगे तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि 3 महीने पहले, बिफोर 3 मंथ्स, यूएन के जनरल सेक्रेटरी सबको बोलेंगे कि अपने नाम दे दो। अब इसमें क्या है कि नाम जनरल असेंबली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपकी सिक्योरिटी काउंसिल का भी है, दोनों इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस लेती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो भी मेंबर सिलेक्ट किया जाएगा वो 9 इयर्स के लिए किया जाएगा। अब 9 इयर्स के लिए किया जाएगा, ये बात कही गई है आर्टिकल 13 में। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताओ, पूरा कवर नहीं करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई जो भी है उनको डिप्लोमेटिक प्रिविलेज या इम्यूनिटीज मिलेंगी। ये बात कहां कही गई है? आर्टिकल 19 में, कि उनको कहीं भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये उनको डिप्लोमेटिक प्रिविलेज और इम्यूनिटीज रहेंगी, ठीक है। अब उनका डिसमिसल कैसे होगा भाई? ऐसे डिसमिस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन देना होगा सेक्रेटरी जनरल को बाय द रजिस्ट्रार, अंडरस्टूड। उसके बाद क्या हो जाता है कि इनके जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स में से हर 3 साल के अंदर 5 मेंबर जो है वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे नए मेंबर्स का सिलेक्शन होगा, अंडरस्टूड। अब फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई उनकी सैलरी और अलाउंस कौन देगा? तो भैया सैलरी और अलाउंस तो आर्टिकल 32 इसका पूरा प्रोसीजर बताता है, जहां पे कहता है कि जनरल असेंबली ही देगी। कौन देगी? जनरल असेंबली देगी, ठीक है। बस बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको बताऊंगा, बाकी इसको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। आर्टिकल 39 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39 में? कि लैंग्वेज क्या होंगी, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होंगी? तो भैया इंग्लिश में होंगी और फ्रेंच होगी, 2 ही लैंग्वेज है। ये आपका डबल स्टार क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ दी आईसीजे। सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा फ्रेंच को। अगर फ्रेंच में कोई दिक्कत है तो भैया, अगर कोई एतराज करता है, कोई पार्टी, कोई नेशन की नहीं भैया हमारा इसमें नहीं होना चाहिए, देन ओनली इट विल कम टू दी आपका इंग्लिश। देन अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए आ जाता है 58। आर्टिकल 58 कहता है कि जो जजमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा साइन की जाएंगी और रजिस्ट्रार के द्वारा साइन की जाएंगी और ओपन कोर्ट में रीड की जाएंगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए सीधा सा आपका आर्टिकल 65 के ऊपर। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, बहुत इजी है। एडवाइजरी ओपिनियन, कोर्ट जो है एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है किसी को भी, किसी भी ऑर्गेन को, कोई भी जो ऑर्गेन है उसको दिया जा सकता है, अंडरस्टूड। तो ये आपने पूरा देख लिया। अब यहां पे हमारा आईसीजे खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं तो आज तक 184 केसेस अब तक डील कर चुका है टिल डेट। पहला केस 22 मई 1947 को आया था, कोरफू चैनल केस बोला जाता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर भी करें और वीडियो को भी शेयर करें और अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।